जी, तो अब हम तीसरा हिस्सा पढ़ते हैं नॉवेल का, और मैं तेज़ी से पढ़ूंगी ताकि आप कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकें। करमदीन ने सदमा सहार लिया था, मगर हाजी बशीर अगले कई रोज़ तक बुखार में फटकता रहा। गांव वाले इसकी अयादत के लिए आते तो अपने हमरा कई कहानियां दूसरों को सुनाने के लिए लेकर पलटते। कोई कहता इनके देखते ही देखते कब्र शक हुई और अंदर से वो भूत निकला। इसका कद 10 फुट था। इसने मंत्र फूंक कर हाजी बशीर को बेबस कर दिया। इन्हें चित करके वो खौफनाक कह लगाता आसमान पर उड़ता चला गया। इसकी आंखों और मुंह से लहू बह रहा था। बात अपने हजुम से कई गुना बढ़कर बेली राजपूता के चप्पे चप्पे तक फैल गई थी। हाजी बशीर को इसकी बीवी बच्चों ने मौलवी से कई बार दम करवाया, तब वो जाकर संभला, लेकिन फिर गाँव वालों ने पुराने कब्रिस्तान के करीब से गुजरना भी छोड़ दिया था। जो बात पहले लोग दबी दबी जुबान से कहते थे, अब इसका सबूत भी इन्हें मिल चुका था। इसने बालकोनी की जानिब खुलने वाला दरवाज़ा ढकेला। लकड़ी के दोनों पट चरचराहट के साथ खुलते चले गए। चमकीली तेज धूप इससे लिपटने लगी। वो माथे पर हाथ का छज्जा बनाए पलकें सिकोड़ कर इधर उधर का जायजा लेती बाहर बालकोनी में आ गई। बेली राजपूता पर जाती सरमा की चमकीली दोपहर उतरी थी। बालकोनी से दूर दूर तक फैला गांव दिखाई दे रहा था। ऐसे मुंडेर पर तिरछी बैठी जर दीवार से सर टिकाए वो किसी मुसव्विर का खूबसूरत पोर्ट्रेट लग रही थी। चेहरा अब भी बर्फ सा था, बिल्कुल बेतासुर, और भूरी आंखों में चमकीली धूप का अक्स उतर आया था। बाल इकट्ठे करके गर्दन के दाएं जानिब आगे को गोल डाल लिए थे। वो बहुत खामोशी से दूर फैले खेतों को देख रही थी। तभी मुलाजिमा रूपवती इसके लिए चांदी की तश्तरी में ताज़ा फलों के रस से भरा गिलास ले आई। वो गिलास थामे घूंट घूंट रस पीती रही। निगाहें दूर खेतों पर थी। जाने किसने जादू टोना कर दिया इस हवेली पर। इसको खामोश पाकर रूपवती वहीं दीवार से टेक लगाए खड़ी कहने लगी, चंद माह पहले की तो बात है, जब छोटे ठाकुर आपको लेकर पहली दफ़ा हवेली आए थे। कितना जश्न मनाया था, कैसा चरागा किया था बड़े ठाकुर ने। पूरा गांव सज गया था। कितनी दावतें की थी ठाकुरों ने। पर हाय भगवान, बस एक दिन के लिए आप अमृतसर गई और पीछे से मेहमान खाने में आग लग गई। छोटे ठाकुर की तो लाश पहचानी भी नहीं जा रही थी, बस अंगूठी और घड़ी से पहचाना, वरना चेहरा तो बिल्कुल ही। शेखर सुबह इस मेहमान खाने में क्यों गया था? इसकी बात काटकर माया ने पूछा। वो अभी तक बाहर देख रही थी। मुझे किसी ने इस सवाल का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। मुझे तो इल्म भी नहीं था कि वो इधर गए हैं। जाने किस वक्त गए थे। मैंने तो इन्हें शाम में आखिरी बार देखा था कच्चे रास्ते। कच्चा रास्ता? कौन सा कच्चा रास्ता? माया ने गर्दन फिर कर इस्तेजाब से इसे देखा। ये मालूमात इसके लिए नई थी। वो जो मुसलमानों के पुराने कब्रिस्तान की तरफ जाता है, वो वाला रास्ता। मेम साहब, मुसलमानों के पुराने कब्रिस्तान की तरफ? माया ने हैरत से दोहराया। शेखर का मुसलमानों के कब्रिस्तान में क्या काम था? भगवान जाने मेम साहब, मैंने तो आखिरी दफ़ा इन्हें इधर ही देखा था, जब मैं अपनी मौसी के घर से वापस आ रही थी। कैसे इतने अचानक से हो गया ये सब कुछ? माया ज़ेरलब बड़बड़ाई। बस एक रोज़ के लिए अमृतसर गई, वापस आई तो शेखर की चिता तैयार रखी थी। मुझे तो किसी ने इसका चेहरा भी नहीं देखने दिया। बस एक रोज़ में इतना कुछ, जैसे मौत इसके ताकू में बैठी थी। माया को बेख्तियार याद आ गया वो दिन जब पहली दफ़ा वो हवेली में आई थी। रोशनियों और दीपों से चिरागा किया था। पूरी हवेली किसी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। जब वो शेखर अपनी मूरत से उतरे तो ठाकुर रघुनाथ इनके इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर खड़े थे। माया डार्लिंग, ये मेरे ताया ठाकुर रघुनाथ हैं। ये मेरी ताई का कई वर्ष पहले इंतकाल हो चुका है। इनका एक ही बेटा है गोपाल, जो कि इसका तारुफ कराते कराते शेखर ने रुककर सवालिया निगाहों से ठाकुर रघुनाथ का चेहरा देखा, जिन्होंने जल्दी से वजाहत कि वो दोस्तों के साथ शिकार पर निकला है, सुबह तक आ जाएगा। ओके, बहरहाल माया डियर, ताया ही मेरी कुल फैमिली है। उन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों बनकर पाला है। और रात को अपने कमरे में इसके करीब बेड पर बैठे शेखर ने इसे बताया था, ये खबीस बुढ़ा शुरू से ही मेरी जायदाद के पीछे है, और इसका वो कमीना बेटा। इन दोनों का बस चले तो शेखर को गोली मारकर इसकी सारी प्रॉपर्टी हथिया लें। और माया झट से इसके लबों पर हाथ रख दिया। शेखर ने वो हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। इसने सर झुकाकर अपने हाथों को देखा। रूपवती अभी तक इसके सर पर सवार कुछ कहे जा रही थी। माया फिर से दूर फसलों को देखने लगी, जहाँ खेतों के दरमियान बनी पगडंडी पे एक लड़की चलती आ रही थी। माया बालों का झूलता परांदा, गर्दन में लापरवाही से पड़ा दुपट्टा और हाथ में पकड़ा भुट्टा, जैसे वो चलते हुए साथ साथ खाती जा रही थी। पगडंडी से उतरकर अब वो
हवेली के सामने रास्ते से गुजर रही थी। फासला कम होने के बायस माया उसका चेहरा बगैर किसी दिक्कत के देख सकती थी। गंदुमी रंगत, तीखे नकुश, मगरूर सी बड़ी बड़ी आंखें, वो बिलाशोबा खूबसूरत थी, इतनी जितनी पंजाब के किसी गांव की कोई अल्हड़ मुटियार हो सकती है। ये ज़हरा है, मलकों की थी। रूपवती ने इसकी निगाहों के ताक़ुब में देखते हुए कहा, सारे गांव में इस जैसी सुंदर लड़की कोई नहीं है। वो बिला इरादा इस लड़की को देखने लगी। वो खूबसूरत भी थी और कमसिन भी, तकरीबन 17-18 वर्ष की। अब वो लापरवाही से घुटा खाती हवेली के बिल्कुल करीब से गुजर रही थी। दफतन कच्ची सड़क पर से धूल उड़ाती जीप रास्ता बदलकर इसके सामने आई। लड़की हड़बड़ा कर पीछे हुई। जीप रुक चुकी थी। इसमें 4 अफराद बैठे थे। ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को वो जीप की खुली छत के बायस बखूबी पहचान गई थी। वो ठाकुर रघुनाथ का बेटा गोपाल था, शेखर का तायाजाद भाई। रास्ता क्यों रोका है? लड़की भुट्टा एक तरफ फेंककर माथे पर तेवरी डाले गुस्से से पूछ रही थी। जवाब में गोपाल और इसके दोस्त एक साथ इस पर फिक्रे कसने लगे। इनका लहजा दहीपन से भरा था। माया को अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे। मेरे साथ ज़बान संभाल कर बात करो। लड़की हाथ कमर पर रखे तेज़ी से बोली, मैं बदर गाज़ान की मंग हूँ। मेरे साथ बदतमीज़ी की तो लाश भी नहीं मिलेगी तुम्हारी। आन की आन में गोपाल के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। इसने जीप स्टार्ट की और इसे मोड़कर आगे ले गया। लड़की ने फातिहाना अंदाज में धूल उड़ाई और दूर जाती जीप को देखा और इस्तेहज़ानिया सर झटकर कुछ ज़ेरे लब बड़बड़ाई, रूपा देवी जाओ इसको मेरे पास ले आओ। माया ने तहकुम से कहा और चंद लम्हों बाद वो लड़की रूपवती के आकुम में इसके कमरे में से होकर बालकोनी में दाखिल हुई। माया अभी तक मुंडेर पर तिरछी बैठी खेतों को देख रही थी। आहट पे अपनी राजहंस सी गर्दन मोड़कर इसे देखा। क्या नाम है तुम्हारा? इसके लहजे में ठाकुरानियों की सी रऊनत दर आई थी। ज़हरा जी, ज़हरा बतूल। वो देसी लापरवाही से खड़ी थी मगर निगाहों में राजपूतों की गोरी बहू के लिए बेबना सताइश थी। आप ठाकुर शेखर की बेवा हो? माया ने असबात में सर हिलाया और बेनियाज सी निगाह से ज़हरा को सर से पांव तक देखा। बड़ा अफसोस हुआ जी, ठाकुर शेखर की मौत का कुछ पता चला? आग कैसे लगी थी? ज़हरा मुँह जोर और निटर होने के साथ पुरएतमाद भी थी। तुम बताओ, आग कैसी लगी थी? तुम्हें कुछ पता चला? माया खामोशी से इसकी बात सुनने के बाद ठंडे लहजे में बोली, मैं पता नहीं। पटर पटर बोलने वाली ज़हरा गड़बड़ा कर खामोश हो गई। मुंडेर पर बैठी इस महारानी के सामने बोलना अब इससे कदर मुश्किल लग रहा था। ये गोपाल तुमसे क्या कह रहा था? वही बेतासुर, दिलचस्पी और तजस्सुस से खाली लहजा। कहना वहना क्या है जी? ज़हरा के माथे पर बल पड़ गया। जहाँ अकेली लड़की देखी कुत्तों की तरह भौंकते आ जाते हैं ठाकुरों के लड़के। रूपवती ने घबरा कर ज़हरा को देखा जो ठाकुरों की हवेली में ही शुरू हो चुकी थी। तो कुत्तों को खामोश कराने का गुर कहाँ से सीखा इस अकेली लड़की ने? इसका लहजा अभी तक किसी भी किस्म के जज्बात से आ रही था। मैंने भी कह दिया, मेरी तरफ आँख उड़ाकर भी ना देखना। मैं बदर गाज़ान की मंग हूँ। बस बदर के नाम से तो जान जाती है ठाकुरों के लड़कों की। इसके लहजे में फ़ख्र था। माया गहरी सांस भरकर गर्दन मोड़े फिर से खेतों को देखने लगी, जैसे पीछे मौजूद इन 2 नफूस से इसे कोई दिलचस्पी ना हो। मैं जाऊं जी? माया ने गर्दन फेरे बगैर हाँ कह दिया तो ज़हरा चली गई। जाते समय वो कुछ कन्फ्यूज्ड सी थी। शायद इसे समझ में नहीं आ रहा था कि ठाकुराइन ने इसे क्यों बुलवाया था। इनके जाने के कितनी ही देर बाद गोपाल की जीप हवेली के खुले गेट से अंदर दाखिल हुई। वो अभी तक मुंडेर पे बैठी खेतों को देख रही थी। गोपाल को देखकर इसे चंद रोज़ पुरानी वो शाम याद आ गई जब इससे पहली दफ़ा हवेली में मिली थी। ये इसका बेली राजपूतों में दूसरा रोज़ था। वो शेखर के साथ बरामदे में बैठी शाम की चाय पी रही थी जब इसने एक ऊंचे लंबे 30-35 बरस के शख्स को जीप से निकलकर सामने कमरों की जानिब जाते देखा। इसकी चाल में वाज़ेह लड़खड़ाहट थी, जैसे वो नशे में हो। ये कौन है? माया ने शेखर का हाथ हिलाया। वो बैठा कोई फाइल देख रहा था। मुतवज्जा करने पर गर्दन मोड़ के एक नज़र पीछे देखा। माई कज़न गोपाल राज। शेखर सर झटकते हुए फिर से फाइल की तरफ मुतवज्जे हो गया। शायद नशे में है। माया ने चाय की प्याली मेज़ पर रखी। गोपाल अब अंदर जा चुका था। इसने अगर शेखर को देखा भी था तो मिलने की या बात करने की सही नहीं की थी। माया घूंट भरती इस तनाव को महसूस करती रही जो शेखर और ताया रघुनाथ के दरमियान हमेशा से मौजूद था। शाम की सर्द हवा का तेज़ झोंका आया तो वो चौंकी और मुंडेर से उठकर खड़ी हो गई। अंधेरा फैलने लगा और सूरज जाने कब का डूब चुका था। वो साड़ी का पल्लू हाथ से संभाले अंदर कमरे की जाने बढ़ गई। चाची बावर्ची खाने में बैठी सब्जी काट रही थी। ज़हरा इधर उधर से इसे आवाज़ें देती बावर्ची खाने के दरवाजे तक आई। चाची, बदर कहाँ है? कल शहर गया हुआ है। कोई खैरियत मेरी धी? चाची हाथ रोककर पूछने लगी। ज़हरा को मुखातिब करते हुए इसके लहजे में प्यार से मटाया। खैरियत नहीं है। वो नरूठी सी धप से चौकी खींचकर इसके साथ आन बैठी। किसी ने कुछ कह दिया क्या?
ना ये ठाकुरों के लड़कों का मसला क्या है। वो कच्ची सब्जी उठाकर खाने लगी। चाची ने छुरी रख दी। किसी ने कुछ कहा है तुझे? आहो, ठाकुर गोपाल है ना, इसने अपनी मोटर से मेरा रास्ता रोका। फिर चाची परेशान हो गई। मैंने भी बदर के नाम की धमकी दे दी। ऐसे भागा कि बस। वो मज़ा लेकर खिलखिलाई। फिर किसी ख्याल के तहत पूछने लगी, वैसे बदर कब आएगा बताओ तो सही, इसे वो खुद ही निमट लेगा। पागल मत बन ज़हरा, गोपाल दुबक गया। बस इतना ठीक है, अब बदर को ना बताना मेरी थी, तुझे इसके गुस्से का पता है, खामखा बात बढ़ेगी। पर चाची, बदर एक दफ़ा इसकी तबीयत तो ठीक करे ना। वो मिनमिनाई। अरे झल्ली, हर बात घर के मर्दों को बताने की नहीं होती, वरना खून खराबा हो जाएगा। और तुझे कितनी दफ़ा कहा है यूँ अकेली ना लूट लूट फिरा कर। अब तू बड़ी हो गई है, ख्याल किया अगर। चाची ने डपट दिया। अच्छा, वो खफा सी होगी। फिर एकदम जोश से बोली, तूने ठाकुर शेखर की गोरी मेम देखी है? राजपूतों की नहीं, ठाकुरानी। ठाकुर शेखर की बेवा? नहीं, इनसे कौन सा ऐसे कोई ताल्लुकात हैं। जब चाची सर झुटक कर सब्जी काटने लगी। मुझे रूपवती ने आज कहा कि तुम्हें महारानी बुला रही है। मैं राजपूतों की हवेली चली गई। ज़ाहरा चची दंग रह गई। तू राजपूतों की हवेली चलेगी? बदर को इल्म हुआ तो जानती है क्या होगा। और बदर को इल्म कैसे होगा? वो हंसती। पर चाची, वो बहुत शान वाली है, शेखर की बेवा। क्या बहुत हसीन है? हसीन तो पता नहीं, मगर ज़ाहरा को जैसे अल्फाज नहीं मिले थे। बस मैं तुझे क्या बताऊं चाची, वो बहुत शान वाली है, बिल्कुल जैसे महारानियां होती हैं। इतनी खूबसूरत नहीं है, मगर बिल्कुल महारानी लगती है। आँख नहीं मिलाई जाती इससे। फिर वो उठ खड़ी हुई। चाची, बदर आए तो मुझे बताना, मुझे काम है इससे। हाँ, पता है मुझे। क्या काम है तुझे? चाची हंस दी। वो झपकर वहाँ से भागी, मगर भागने से पहले चाची ने ज़ाहरा के चेहरे पर बिखरे धनक के रंग देख लिए थे। घास शबनम के कतरों से लदी थी। वो इन कतरों पर अपने सफ़ेद पाँव रखती क्यारी की तरफ आ रही थी, जहाँ बड़े बड़े ताज़ा सुर्ख गुलाब लगे थे। सामने घास पर सुर्ख पत्तियाँ बिखरी थीं। शायद कोई बासी गुलाब टूट कर गिरा था और हवा ने इसकी पत्तियाँ बखेर दी थी। माया वहीं क्यारी के करीब झुककर पत्तियाँ चुनने लगी। दूर बागीचे का आगाज पर कोई तेजी से चलता बरामदे की जानिब बढ़ रहा था। इसे देखकर वो जैसे ठटक कर रह गई। ताज़ा सुर्ख गुलाबों के करीब घास पर नंगे पाँव बैठी लड़की सर झुकाए पत्तियां चुनकर अपनी गोद में भर रही थी। वो गुलाबी रंग की पाँव तक आई नाइटी में मलबूस थी और शहद रंग के बाल शानों पर बिखरे थे। ठाकुर गोपाल राज अंदर जाने का इरादा तरक करके घास पर आ गया। भारी जूतों तले नरम घास दबती कुचलती गई, मगर माया इसी तरह मगन क्यारी के फूल तोड़कर गोद में डाल रही थी। वो इसके बिल्कुल सामने आ गया। गुलाब पसंद है आपको माया देवी? सबको होते हैं। वो बगैर चौंके इसी इत्मीनान से गोद में रखे फूलों की टहनियाँ बराबर करती रही। सर उठाकर भी इसे ना देखा। जाने कैसी बेनियाजी और गरूर था इस चंद कदम के फासले पर बैठी लड़की के अंदर के गोपाल कुछ न कह सका। वो हसीन थी, मगर गोपाल ने इससे कहीं ज़्यादा हसीन औरतें देखी थीं। ये भी नहीं कि वो गोरी मेम थी। गोपाल ने बहुत सी मेमें फीके शलजम जैसी गोरी देख रखी थी। ये हुस्न नहीं था जो इस औरत को दूसरों से बिल्कुल मुमताज़ बनाता था। एक सहर कशिश और तमकिनत थी जो गोपाल राज ने ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी औरत में देखी थी। आप इंग्लिस्तान वापस जा रही हैं? ना चाहूँ। इसने गुलदस्ता बनाते बनाते रुककर सीधा इसकी आंखों में देखा। नहीं तो? हाँ, मगर वो कोई वजाहत सुने बगैर सर झुकाए गुलदस्ते की जानिब मुतवज्जे हो गई। आप शेखर की तमाम जायदाद बेचना चाहती हैं? गुफ्तगू शुरू करने की एक और कोशिश। हाँ, इस सिलसिले में पिताजी आपकी मदद कर सकते हैं। वो कर रहे हैं। एक लंबी टहनी को मरोड़ कर गुलदस्ते के गिर्द बांधा। ओह अच्छा। वो शर्मिंदगी छुपाने को खोखली सी हंसी हंसा। आपकी और शेखर की पसंद की शादी थी? आप दोनों साथ बहुत खुश थे। किसी के गुमान में भी ना था कि वो इतनी जल्दी हमसे जुदा हो जाएगा। वो गुलदस्ता बनाकर उठ खड़ी हुई। गोद से बहुत सी पत्तियां घास पर आन गिरी। वो क्यारी से खड़े खड़े झुककर कुछ पत्ते तोड़ने लगी। आप वापस इंग्लिस्तान जाकर क्या करेंगी? ये बदर गाज़ान कौन है? पत्ते तोड़कर गुलदस्ते को सजाते इसने पूछा। गोपाल इस हमले के लिए तैयार ना था। ये सवाल इसके लिए कतअन गैर मुतवक्के था। जी, बदर गाज़ान? आपको किसने बताया? कल जिस लड़की को आप हवेली के बाहर छेड़ रहे थे, इसने बदर गाज़ान के नाम की धमकी दी थी ना आपको? गोपाल के चेहरे का रंग बदल गया। कौन ये बदर गाज़ान? वो निगाहें गुलदस्ते पर बिछाए इस बड़े बड़े सब्ज़ पत्तों से सजा रही थी। मुसला है और कुछ नहीं। कोई मोटी गाली लबों पर रोक कर बस इतना कहकर तेज़ तेज़ कदम उठाता वहाँ से चला गया। माया ने इत्मीनान से गुलदस्ता मुकम्मल किया। घास पे गिरी पत्तियाँ चुनकर क्यारी में डाली और शबनम के नरम कदरों पर पाँव रखती बाग से बाहर आई।
किनारे पर रखी अपनी नाजुक जूती पहनी और हाथ से बाल संवारते हुए हवेली के अंदर के हिस्से की जानिब बढ़ गई। रूपवती को इस वक्त यकीनन रसोई में होना चाहिए था। वो कुछ सोचकर हाल कमरे से दाएं जानिब हो ली। चंद राहदारियां अबूर करके वो रसोई की चौखट में खड़ी थी। रूपा देवी, इसने हल्का सा दरवाज़ा बजाया। नाश्ता बनाती रूपवती चौंक कर पीछे मुड़ी। बीच चौखट में गुलाबी नाइटी पहने हाथ में गुलदस्ता लिए माया खड़ी थी। महारानी जी, आप खैरियत? रूपा हाथ धोकर साड़ी के पल्लू से खुश करती इस तक आई। मुझे बाहर जाना है, मेरे साथ चलो। नाश्ता करके या नहीं? बस। माया ने एक नज़र अपने शवखाबी के लिबास को देखा। लिबास तब्दील कर लूँ? जाना किधर है जी? ज़हरा के घर, जो कल आई थी, कहकर वो गुलदस्ता हाथ में लिए वापस राहदारी में मुड़ गई। ज़हरा के घर? रूपा हैरान और परेशान खड़ी। ये नई महारानी भी एक मुअम्मा थी। चंद मिनट बाद वो लिबास तब्दील करके फिर से रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी। चलो, तहकुम से कहकर वो आगे बढ़ गई। सफ़ेद लॉन्ग स्कर्ट, हल्का गुलाबी ब्लाउज़ और शानों पे सफ़ेद रंग की छोटी सी स्टॉल फैलाए वो बहुत बेनियाजी से चल रही थी। ज़हरा के घर जाने की ज़रूरत ही ना पड़ी। वो वहीं इनको खेतों के इस तरफ अपनी किसी सहेली के हमरा टहलती मिल गई। इसका ताल्लुक ऊंचे घराने से था। गांव में मुसलमानों के ऊंचे घरानों की जवान बेटियां यूं नहीं फिरा करती थी, मगर ज़हरा को इसकी कमसनी और गालिबन लाडली होने के बायस खासी रियायत मिल जाती थी। माया देवी, आप? वो सहेली को भगाकर इनकी तरफ आ गई। हाँ ज़हरा, महारानी जी तुमसे मिलने आ रही थीं। ये तुम्हारे लिए। माया ने गुलदस्ता इसकी जानिब बढ़ाया। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सो तुमसे ठीक से बात ना कर सकी। कल की निस्बत आज माया के चेहरे पर दोस्ताना मुस्कुराहट थी, मगर फिर भी अंदाज में कुछ ऐसा ज़रूर था कि अपनी आदत के बरक्स इससे बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश ना कर सकी। शुक्रिया ठाकुरानी जी, इसने जवाबी मुस्कुराहट के साथ गुलदस्ता कबूल किया। तुम अच्छी बहादुर लड़की हो। वो दोनों साथ साथ चलने लगे, वरना जीने नहीं देते। सूरज निकल चुका था और नरम गरम धूप इसके सुनहरी माइल शहर जैसे बाल चमका रही थी। शेखर कैसा लगता था तुम्हें? इनके बारे में गांव वाले ज़्यादा नहीं जानते। वो बचपन से ही तालीम के लिए दिल्ली चले गए थे, फिर कारोबार के बाद तो दिल्ली होते या विलायत। गांव तो कभी कभार ही आते थे। ये बदरगाजान कौन है? ज़हरा के चेहरे पर धनक के सारे रंग बिखर गए। माया ने बहुत गौर से इन्हें देखा था। मेरे चचा का बेटा, मेरे माँ बाप के बाद मेरे चचा चाची ने ही मुझे पाला है, वो सर झुकाए मुस्कुराते हुए बता रही थी। वो चलते चलते कच्चे रास्ते पर दूर निकल आई। क्या करता है? वो वाइट से पढ़कर आया है, अभी तो बाप दादा की ज़मीनें संभालता है। क्या बेली राजपूतों के सारे ज़िम्मेदारों से ठाकुर गोपाल इसी तरह डरता है? माया का लहजा ठंडा था। हमारा ख़ानदान गांव का वाहिद मुसलमान ख़ानदान है। हमारी ज़मीनें राजपूतों से ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं होंगी। पहले तो ये लोग बात बात पे हिंदू मुस्लिम फसादात भड़का देते थे, मगर अब कई बरस से कोई फसाद नहीं हुआ। ये बदर से डरते हैं, जानते हैं कि इसके पास ताकत भी है और असर रसूख भी, बस इसीलिए तो डरते हैं। तो आखिर है कोई इस पूरे गांव में बदर जैसा? अपने परांदे से खेलती वो मुस्कुराते हुए कह रही थी। एकदम रुक गई। इधर ना जाए माया देवी। वो इसके साथ चलते चलते इस कच्चे रास्ते पर काफ़ी आगे तक आ गई। ठिठक कर रुक गई। मगर क्यों? इधर क्या है? इसने हैरत से कच्चे रास्ते को देखा और फिर रूपवती और ज़हरा के चेहरों पर छाए खौफ को। महारानी जी, ये रास्ता पुराने कब्रिस्तान को जाता है। वहाँ साया है जी। रूपवती की आवाज़ में खौफ डर आया। साया? किस चीज़ का साया? भूत का साया? कोई भटकी हुई आत्मा है जी? क्या बात कर रही हो? रूपा देवी ठीक कह रही हैं ठाकुरानी जी, पुराने कब्रिस्तान में साया है। लोग अब इसके करीब से भी नहीं गुजरते। बस इस दिन तो अच्छू कुम्हार ने खुद इस भूत को देखा। स्याह चोगा पहन रखा था और कब्रिस्तान के आसपास चक्कर काट रहा था। 3 रोज़ तक अच्छू कुम्हार को बुखार रहा और गांव वाले कहते हैं कि रोज़ रात को स्याह चोगे में मलबूस एक लंबा सा भूत पुराने कब्रिस्तान में आता है और फिर ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे वो कुछ खोद रहा हो। गांव वालों ने कभी इसका पीछा करने की कोशिश की। माया को अभी तक यकीन ना था। ना जी, तौबा करें, हवाई चीज़ों का भी पीछा किया जाता है। रूपा ने कानों को हाथ लगाया। और ठाकुरानी जी, किसी ने आज तक इसे आते जाते नहीं देखा। किसी कब्र से उठता है वो शायद। इसने तंजन दोहराया। होगा कोई आमिल बाबा, कोई चिल्ला वगैरह कर रहा होगा। तुम गाँव वाले भी ना? बदर भी यही कहता है। ज़हरा ने तासुब से सर झटका, जैसे माया और बदर दोनों की अक्ल पर मातम कर रही हो। ये कहता है वो। बिला इरादा वो मुतवज्जे हो गई। यही कि ये गांव का कोई बंदा है, किसी वारदात में मुलविस, यकीनन किसी को कत्ल करके दबाया होगा और अब लाश ढूंढ रहा है। बहुत माकूल आदमी है। तुम्हारा तायाजाद मिलवाना मुझे कभी इससे।
अभी तो चलो तुम्हारा वो कब्रिस्तान देखते हैं। रूपवती और ज़हरा रोकती रह गई, मगर बेली राजपूता की वो महारानी कहाँ किसी की सुना करती थी। वो फाटक खोलकर अंदर चली गई। कब्रिस्तान बहुत कदीम था, जैसे कोई सदियों पुराना खंडर। इसका अहाता काफ़ी वसी था। कोने में बरगद का एक बूढ़ा दरख्त था, जिसकी झुकी शाखें और कब्रिस्तान की पुरअसरार फ़ज़ाएँ इस बेली के राजपूता के भूत की गवाह थीं, जिसने पूरे गांव को मुतवहश कर रखा था। वहाँ की खामोश फिज़ा बहुत पुरअसरार थी। अपने अंदर बहुत से सदियों पुराने राज दफन किए। ऐसे लगता था जैसे वहाँ सफ़ेद लिबादे ओढ़े अनदेखी रूहें भटकती फिर रही हों, बिल्कुल इनके आसपास। तो इधर आता है वो भूत, सीने पर हाथ बांधे वो तायराना निगाहों से इधर उधर का जायज़ा ले रही थी। चलिए महारानी जी, मुझे तो वहशत हो रही है। वो दोनों मारे बांधे इसके पीछे आई थी, और अब खौफ से रूपवती का बुरा हाल था। क्या ख्याल है, रात तक इंतज़ार ना करें? मैं इस सुरमा को देखना चाहती हूँ, जो मासूम लोगों को जाने कितने अरसे से डरा रहा है। भगवान ना करे हम रात इधर बसर कर। चले महारानी जी, बड़े ठाकुरों को इल्म हुआ तो बहुत खफा होंगे। क्यों? माया तेज़ी से पलटी। तुम्हारे बड़े ठाकुर को मेरे गाँव में चलने फिरने पर भी एतराज़ है। मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरा पति मुझसे छीन गया, इनका आखिरी बार मुँह तक नहीं देखने दिया मुझे। क्या ये जुल्म कम है? अब वो मुझे हवेली में कैद करना चाहते हैं। रूपवती और ज़हरा शशदर रह गईं। ये आप क्या कह रही हैं महारानी जी? क्या गलत कहा मैंने? क्यों पड़े हैं ये शेखर की जायदाद के पीछे? इन्हें क्या इतना भी एहसास नहीं कि इसको मरे अभी दिन ही कितने हुए? बहुत दिन का लावा जैसे इसके अंदर से निकला था। ठाकुरों को भी छोटे ठाकुर की मौत का इतना ही दुख है। महारानी जी, आप यूँ दिल ना बुरा करें। जाने भी दो। रूपा और सर झटका तेज कदमों से चलती खुले फाटक से बाहर आ गई। रूपवती और ज़हरा बतूल एक दूसरे को देखकर रह गई। ज़हरा परांदा झलाती हमेशा की तरह भागती हुई बरामदे में दाखिल हुई और फिर एकदम चटक कर रह गई। सामने चारपाई पर बदर बैठा था। इसकी ज़हरा की तरफ कमर थी। वो चाची की कोई बात खामोशी से सुन रहा था। एकदम से बरामदे में जैसे धनक उतर आई। ज़हरा को हर शय खूबसूरत लगने लगी। वो धड़कते दिल के साथ छोटे छोटे कदम उठाती आगे आई और सलाम किया। वो माँ से किसी बात पर उलझ बैठा था। चौंक कर सर उठाया और सलाम का जवाब दिया। फिर दोबारा माँ से बात करने लगा। वो वहीं खामोशी से चारपाई की पायंती पर टिक गई। ज़हरा, सुबह सुबह किधर चली गई थी? मैं तुझे ढूंढ रही थी चाची, बातों दूरी छोड़कर ज़हरा से कहने लगी। ज़हरा ने सर उठाया और एक चोर निगाह इस पर डाली, जो कुछ सोचता हुआ चाय के घूंट भर रहा था। इसकी निगाहें सामने दीवार पर जमी थी। वो किसी गहरी सोच में उलझा था। बस नसीमा के साथ कुएं तक गई थी। वो पलकें झुकाए कहने लगी। बदर के सामने इसकी पलकें खुद ब खुद झुक जाती थी। इतनी देर कर दी कुएं पे? बदर तुम्हारा पूछ रहा था। ज़हरा का चेहरा खिल उठा। इसने बेख्तियार निगाहें उठाकर बदर को देखा। वो इसी मगरूर बेनियाज अंदाज में चाय के घूंट भर रहा था। गीले से बाल माथे पर बिखरे थे और आस्तीन ने कोहनियों तक चढ़ा रखी थी। शायद वो अभी नहा कर आया था। पता नहीं वो इसका पूछता भी था या चाची ऐसे ही दिल रखने को कहती थी। बस चाची, ठाकुर शेखर की बीवी मिल गई थी रास्ते में। वो पुराने कब्रिस्तान ले गई और वहीं देर हो गई। बदर ने चौंक कर इसे देखा। तुम पुराने कब्रिस्तान गई थी? मैं नहीं गई, ठाकुर शेखर की बीवी ले गई, वो गोरी ठाकुरानी। वो नज़रें झुकाए बदर के तनुमंद हाथों को देख रही थी। ठाकुर शेखर की बीवी? बदर एकदम चौंका। वो जो इंग्लिस्तान से आई है? हाँ। ज़हरा ने नज़रें उठाकर इसे देखा। वो इतना वजीह खूबरू था कि वो ज़्यादा देर इसे ना देख सकी। वो वापस नहीं गई अभी तक? नहीं, अभी तो इस वो इधर खुश नहीं लगती। ज़ाहिर है इसका शौहर मरा है। बज़ाहिर लापरवाही से चाय के घूंट भरने लगा। तुमने इस अंग्रेज़ लड़की को देखा है? बदर बदर को बस इस लफ्ज़ पर हैरत हुई थी। ठाकुर शेखर की ठाकुरानी लड़की है? हाँ। ज़हरा हंस दी। और इतनी हसीन है कि तुम देखते रह जाओ। मैं क्यों देखता रह जाऊँगा? वो नागवारी से शाने झटक कर रह गया। नहीं, इस का वाकई शेखर से कोई जोड़ नहीं था। शेखर तो 40 के करीब था, सांवला, मामूली कद का, और वो तो महारानी है। लोग कहते हैं कि बरतानिया की शहजादी है। होगी। इसने बेनियाजी से शाने उचकाए, मगर वो खुश नहीं लगती। वो कहती है इसे ठाकुरों ने कैद कर रखा है और इसे वापस इंग्लिस्तान नहीं जाने दे रहे। तो किसने कहा इसे राजपूतों में शादी करे? क्या बरतानिया में लड़के ख़त्म हो गए थे? अब खुद भुगते? बदर ने उखड़े उखड़े अंदाज में कहकर प्याली खाली करके रख दी। इसके मगरूर चेहरे पर तनाव सा आ गया था। हाँ, पता नहीं इसने शेखर से शादी क्यों की। और ये पुराने कब्रिस्तान का क्या किस्सा है? तुम क्यों गई उधर? वो माथे पर बल डाले पूछ रहा था। ये हक जताना, रोब जमाना
ये अंदाज़ ज़हरा को बहुत अच्छा लगता था। माया देवी ले गई थी, कहती थी कोई इंसान है या भूत का ढोंग रचा रहा है और हम सब ऐसे ही डर रहे हैं। वो कब्रिस्तान देखना चाहती थी, बस इसी के साथ मैं चली गई थी। ज़्यादा मेल जोल ना रखना राजपूतों की औरतों से, ये अच्छे लोग नहीं हैं। वो खफी से उठकर खड़ा हो गया। ज़हरा ने सर उठाकर इसे देखा। वो इससे खासा ऊंचा, लंबा चौड़ा वही मर्द जिसके साथ वो खुद को हमेशा महफूज तस्वर करती थी, मगर जाने वो वाकई इसका पूछता था या चाची खुद ही। वो सोचते हुए इसको लंबे डग भर कर जाते हुए देखती रही। रूपवती बहुत खामोशी से बर्तन धो रही थी। इसका जहन कहीं दूर उलझा हुआ था। रूपा देवी किधर गुम हो। रतन बुआ रसोई में आई तो इसे यूं गुमसुम पानी में हाथ डाले देखकर पूछने लगी। रूपा चौंकी, फिर बेदिली से नफ़ी में सर हिला दिया। कुछ नहीं रतन बुआ, किसी ने कुछ कहा है? रतन बुआ इसके करीब आई और बगौर इसका चेहरा देखा। बस बुआ, मुझे माया देवी की हालत पर तरस आता है। क्या हुआ माया देवी को? रतन बुआ आखिरी उम्र में भी अपने मुतजस्सिस फितरत के हाथों मजबूर थी। मारा तजस्सुस के वहीं बैठ गई, क्योंकि रूपा का अंदाज इसे कुछ और बता रहा था। बड़े ठाकुर की नज़र ठाकुर शेखर की जायदाद पे है और वो माया देवी को हवेली में महसूर करके रखना चाहते हैं। रतन बुआ हक्का बक्का रह गई। तुझे किसने कहा? खुद माया देवी कहती हैं शायद ठाकुर इसकी ज़मीन हथियाना चाहते हैं और इसीलिए वो माया देवी को वापस इंग्लिस्तान नहीं जाने दे रहे। हाय भगवान, ऐसे ना बोल रूपा। ठाकुर जैसे भी हैं ठाकुरानी को इज्जत देते हैं, आखिर वो शेखर की दुल्हन थी। तुझे भी पता है कि ठाकुर कैसे हैं और मुझे भी पता है। अब तू देखना बुआ, ये माया देवी को किसी बहाने हवेली में महसूर करने की कोशिश करेंगे। रूपवती दिल का बोझ हल्का करके मुतमईन सी बर्तन धोने लगी, जबकि रतन बुआ को तो हौल उठ रहे थे। इंकिशाफ छोटा ना था। गांव वाले तो बस इतना जानते थे कि ठाकुरों के आपस के ताल्लुकात बेहतरीन हैं, मगर अब ये नया इंकिशाफ खासा ख़तरनाक था। अगर ठाकुर अपनी ये हवेली में माया देवी के ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहे थे तो ये खबर इनके बरसों की साख को तोड़ने के लिए काफ़ी थी। रतन बुआ को अब जल्द अज जल्द अपने दिल का ये बोझ हल्का करना था, सो इसने फ़ौरन ही घर जाकर अपनी बेटी को बता दिया, जिसने 4 मज़ीद लोगों को, और यूं शाम तक आधे बेली राजपूतों को खबर मिल चुकी थी कि राजपूत अपनी अंग्रेज़ बहू की जान के दरपे हैं और इसकी जायदाद हथियाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दरवाजे पर मदन दस्तक हुई। माया ने बाल संवारते हुए कहा, आ जाओ। वो सिंगार मेज़ के सामने बैठी ढीली सी चोटी गूंद रही थी। दरवाज़ा हल्की सी चरचराहट के साथ खुला। रूपवती ने चौखट पर खड़े खड़े अंदर झांका। महारानी जी, बड़े ठाकुर शाम की चाय पर आपका इंतज़ार करें। चोटी गूंदे इसने मसरूफ़ अंदाज में महज सर को जुम्बिश देने पर इक्तफा किया। रूपवती सर झुकाए दरवाज़ा बंद करती वो वापस पलटी। लंबी सुनहरी चोटी और इसने गर्दन के आगे दाएं जानिब डाल ली। सफ़ेद साड़ी का पल्लू दुरुस्त किया और आईने में खुद पे एक आखिरी निगाह डालकर बाहर आ गई। अपनी असली नज़ाकत से जीने से उतरकर वो नीचे आई तो हाल कमरा खाली पड़ा था। यकीनन रघुनाथ बाहर बरामदे में इसका इंतज़ार कर रहे थे। वो सीढ़ियों से उतरकर आगे बढ़ते हुए रुक गई। सीढ़ियों के इस तरफ एक बड़ा सा पियानो रखा था। माया किसी मामूल की तरह चलती पियानो तक आई। इसका केस स्याह लकड़ी का बना था और ऊपर दीवार पर हम रंग लकड़ी का बना बेसवी आईना नस्ब था। इसने हाथ से पियानो की कीज़ को हल्का सा छुआ, फिर एक ही रो में उंगली तमाम कीज़ से गुजार दी। खामोश फिजा में अनोखा सराग गूंज उठा। माया ने चौंक कर सर उठाया। सामने आईने में इसका अक्स नुमाया था। बालों में पिरोई मोतियों की लड़ी के ऐन वस्त में लगी एक बदसूरत गिरा। इसकी उंगली खुद ब खुद इस गिरा की जानिब उठ गई।